Hi, good morning. This is Manas from Invest Pure Wealth Private Limited. So today we would like to discuss about financial planning. Why financial planning is important in our life and who should do this financial planning. Why it is needed for your day-to-day life, and if you do, what are the benefits in your life, in your future. See, before going ahead with the planning, you must know what is your current situation. So today, let's suppose you are earning X amount, how much you are spending, how much you are saving. There is a very simple rule of financial planning. What people do is, normally people do spend first and whatever left out is their savings. So we at Invest Pure Wealth, we always advise people to save first and then spend. So this is really very important to save first. Now you need to see what is your current situation, like how much you are spending, how much you are saving for your own future, for your own dependents. Like you may, if you are married, then you have children to take care. Maybe your parents are dependent on you. Depending upon different situations, we need to really see like how we should plan our financial aspects, right? So identify your current financial situations, determine all your financial goals, which may be in short term, maybe in medium term, maybe in long term, and then you have to analyze your cash flow. आपको ये देखना है कि कैश फ्लो आपका कहाँ से आ रहा है. कैश फ्लो मीन्स व्हाट, आपका एक इनकम है या दो तीन इनकम है. अगर मान लीजिए आपका दो तीन इनकम है, से फॉर एग्जांपल सैलरी पर्सन है, और एट द सेम टाइम उसका घर पे कुछ बिजनेस भी है जहां से पैसा जनरेट हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए. बहुत सारे बिजनेसमैन कैश फ्लो मैनेजमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज जो पैसा जो आता है वो पैसा वापस बिजनेस में डाल देते हैं. तो वैसा नहीं होना चाहिए. द फोर्थ वन इज पुट टुगेदर ए फाइनेंशियल प्लान. एक्चुअली आपको आपके हिसाब से आपका सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद एक प्लान करिए एंड उसको फिर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इम्प्लीमेंट करने के लिए पीपल लाइक अस मे बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज हमारा मेन काम है आपका फाइनेंस मैनेज करना, आपका पैसा मैनेज करना. आप जो हार्ड अर्न मनी अर्न कर रहे हो उसको कितना अच्छे से हम मैनेज कर रहे हैं, जो कि आपको 2-4% कंपाउंडिंग ग्रोथ दे, which is again going to help you in longer term. Now, emergency fund is a concept. Again, everybody plans for emergency fund. Emergency fund होता क्या है और हम क्यों उसके लिए प्लान करेंगे? See, there are a lot of situations, जो सिचुएशन हमको भी नहीं पता है, जो सिचुएशन आपको भी नहीं पता है. कुछ भी हो सकता है, वो मेडिकल रीजन हो सकता है, वो घर में कोई बीमार पड़ गया, कुछ रिलेटिव शादी है, जो आप कभी प्लान नहीं कर सकते. कुछ चीजें हैं जो प्लान हो सकता है, कुछ चीजें जो प्लान नहीं कर सकते. और एक एग्जांपल बताता हूँ. बहुत सारे एम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे बहुत अलग अलग टाइम में लोग जॉब लॉस भी होता है, राइट. सैलरी कट भी हो सकता है. बिजनेसमैन का बिजनेस डाउन सीजन चल सकता है. इट मे बी 3 months, इट मे बी 6 months, इट मे बी 1 year ऑल्सो. लाइक अभी रिसेंट पास्ट में सबसे बड़ा न्यूज जो चला कोरोना का, तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत सारा नुकसान हुआ. साइमल्टेनियसली बहुत सारे जॉब वाले को उनका नौकरी भी लॉस करना पड़ा, दे लॉस्ट देयर जॉब. बहुत सारे एम्प्लॉयर भी बहुत प्रॉब्लम में आए थे. तो पॉइंट क्या है, व्हाई दिस इमरजेंसी फंड इज नीडेड. तो जो हम अनफोर्सीन है, जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, उसके लिए हमको प्लान करना चाहिए. कुछ पैसा सेविंग करना रहना चाहिए जो आपका सिक्योर्ड वे में रहे, सो दैट जब आपको अप्स एंड डाउन आए आपको उसी फंड से यूज करें. से फॉर एग्जांपल एक सैलरी पर्सन का एग्जांपल लेते हैं जो नौकरी कर रहा है, तो उनका एक एक्स अमाउंट आ रहा है, फिर वो खर्चा कर रहे हैं, वाई खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, राइट. बट क्या वो थोड़ा बहुत पैसा जो बचा रहे हैं वो एनफ है फॉर एटलीस्ट टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड ईएमआई, जो भी लाइबिलिटीज है, फॉर एटलीस्ट फॉर 6 months. वाई 6 months? अगेन हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कभी रिसेशन आया, कभी कुछ प्रॉब्लम आया, तो 6 महीने इज एनफ पीरियड टू फाइंड ए न्यू जॉब. So that is then the basic suggestion is at least for 6 months you need to plan. Say for example आपका 100 rupees का खर्चा है, आपका घर चलाने के लिए खर्चा प्लस ईएमआई सब मिला के 100 rupees का खर्चा है, तो आपको मिनिमम 600 रुपए तो बचा के रखना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 months. एटलीस्ट आपको अपना लाइफ जो है वो सोसाइटी में डिसबैलेंस नहीं होगा. सो टू बैलेंस योर लाइफ इन द सोसाइटी आपको मिनिमम 6 महीने का इनकम आपको एक सेविंग फंड में रखना चाहिए, जहां पे आपको
एक फिक्स रिटर्न आए एंड आपको विदाउट फ्लक्चुएशंस सिक्योर्ड वे में पैसा बचत रहे। दूसरा पॉइंट इज आपका बिजनेस पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ना 6 महीना इज वेरी लो पीरियड एक्चुअली। तो 6 महीना से ज्यादा आप 12 महीने के प्लान करिए तो आप एक साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। तो 12 महीना फॉर बिजनेस पर्सन, 6 months फॉर सैलरीड पर्सन इज आई थिंक डिसेंट emergency fund must be created in your life. Now after emergency fund हमको करना क्या चाहिए? तो बहुत सारे लोग ना सडनली डिसाइड करते हैं लेट्स गेट इनटू इक्विटी मार्केट और अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। बट हमारे हिसाब से यू शुड फर्स्ट इंश्योर योर लाइफ, because insurance is a topic where most of the people they may be thinking that there are a lot of insurance on me, but truly speaking जो एक्चुअल होना चाहिए उतना नहीं है। आप एक बार एनालिसिस करो, आपको समझ में आएगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो और उसका वैल्यू कितना है। सो एक इंसान का ह्यूमन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आज अगर मेरे को कुछ हो जाए, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट देयर टुमारो, देन मेरे परिवार में मेरे घर वाले क्या जो मैं कमा रहा हूं आज उतना रिप्लेस कर सकते हैं? क्या मेरी वाइफ इज कैपेबल एनफ टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी? अगर मेरी बीवी इतना पैसा नहीं कमा सकती है टू रन द शो, टू हाउस होल्ड रन करने के लिए नहीं कमा सकती, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इसको हम सोल्यूशन है, इसको हम फिक्स कैसे करेंगे? तो इसको फिक्स करने के लिए इंश्योरेंस इज वाइटल रोल, प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बहुत सारे लोग करते हैं बट अंडर इंश्योर रहते हैं। सो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहिए, कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, सो दैट आपका अगर आज रिप्लेस करा जाए फाइनेंशियली, देन दैट मच ऑफ इनकम जो आज आप कमा रहे हो उतना घर पे आना चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर कोई 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, अगर आज उनको कुछ हो जाता है एंड ही इज नॉट एबल टू अर्न मनी और ही इज नॉट देयर एट ऑल, देन वो 1 लाख रुपया घर पे कैसे आएगा? सो जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो कैश फ्लो मैनेजमेंट समझाना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ रहा है देन आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, आपके पास अगर मान लीजिए 1.5 करोड़ काइंड ऑफ फंड है एंड इफ आर गेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ऑन दैट 1.5 करोड़, देन प्रोबेबली आपका 1 लाख का टेक केयर है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं एंड यू हैव केप्ट दैट 1 करोड़ इन ए फंड जहां पे आपको 12% रिटर्न आ रहा है, सो वहां से अगर 1% आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर रहे हो तो दैट इज 1 करोड़, राइट? 1 करोड़ का 12% इज 1 लाख रुपीज पर मंथ, सो आपका इनकम रिप्लेस हो गया। सो इसका मतलब है अगर आज के डेट में आपके पास 1 करोड़ नहीं है तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर आपके पास आज के डेट में इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 करोड़ नहीं है तो देन प्लीज फर्स्ट प्लानिंग इज योर इंश्योरेंस प्लानिंग। एंड उसमें भी 2 अलग अलग चीजें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यूलिप को मिक्स करते हैं। यूलिप इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान, नॉट एन इंश्योरेंस प्लान। सो अगर मैं इंश्योरेंस प्लानिंग की बात करूं, इट शुड बी प्योर टर्म प्लान, जहां पे मेरे कुछ होगा तभी जाकर पैसा आएगा मेरे घर वाले को, एंड अगर मेरे कुछ नहीं होता तो पैसा नहीं आता है। सो कीप इट वेरी सिंपल। नाउ विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, बट इन्वेस्टमेंट्स देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जहां पे आपको ज्यादा इनकम आए। सो कवर कैसा होना चाहिए, आपको एक थंब रूल बताता हूं। अगर आई एम एट लेट्स से 30 और someone is at 30 and planning for next 30 years to work, आज अगर उनका सैलरी 1 लाख रुपए है तो सालाना कितना हो गया? 12 लाख का इंटू 30 टाइम्स कर लो। सो 3.6 करोड़ इज द एक्चुअल ह्यूमन लाइफ वैल्यू, दैट पर्टिकुलर पर्सन का वैल्यू टू हिज फैमिली। सो अगर आज उनको कुछ हो जाता है एटलीस्ट 3.5 करोड़ 3.6 करोड़ उनके घर पे आना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं तो प्रीमियम देकर डर जाते हैं, अरे इतना पैसा देना है। ये नहीं सोचते कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे घर वाले कैसे चलेंगे, मेरी वाइफ कैसे चलेगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे का एजुकेशन कैसे होगा, मेरी वाइफ का रिटायरमेंट फेस कैसे रहेगा। आजकल बच्चे बड़े होने के बाद बच्चे शायद प्रीफर ना करें पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, अगर वो चले गए तो मेरी वाइफ कैसे रहेगी, तो उनका रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे। सो इफ आर देयर यू कैन प्लान। अगर आप हो तो आप प्लान कर सकते हो। आप सोचोगे यार कोई टेंशन में हूं ना, बट वो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मैन इज मॉर्टल, राइट? एनी ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। सी आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस द सेकंड स्टेज इज हेल्थ इंश्योरेंस। मैं हूं लेकिन
मेरा तबीयत खराब है तो भी मेरा जो सेविंग्स है ना बहुत ड्रेन आउट हो जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे लाइफ में है, आपके लाइफ में भी रहेगा। आप देखो आजू बाजू में या आपके खुद की फैमिली में जब किसी का तबीयत खराब होता है, कुछ बड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, आपका कितना पैसा उधर चला जाता है, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है फैमिली एक बीमारी होता है और उसमें 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख देने के बाद भी आदमी मर जाता है या फिर ठीक नहीं होता है, राइट। तो अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है एंड उसी फैमिली में हुआ कुछ, तो जो आपका सेविंग्स है 10 लाख 20 लाख जो भी सेविंग्स है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो आपका जो सेविंग्स किया ना उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो मेरे हिसाब से बिफोर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स one must plan life insurance and second important is your health insurance। हेल्थ इंश्योरेंस अगर बात किया जाए 20 साल पहले जितना खर्चा होता था या 10 साल पहले जो खर्चा होता था, आज के डेट में उसका काफी ग्रोथ हुआ है। एवरी ईयर आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, इन्फ्लेशन जो रेट है इन हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इंश्योरेंस आई मीन मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल एक्सपेंसेस जो बोलते हैं, दैट इज एट 14%। सो इफ यू सी मोस्ट ऑफ योर सेविंग्स इज नॉट ग्रोइंग एट 14%। सो दैट मीन्स हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो ये सब एक्सपेंसेस है उसको फिक्स करा ले। उसको फिक्स कैसे करेंगे? आप अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, राइट, विथ एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर, नॉर्मल लोग क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी या टैक्स सेविंग के लिए ले लेते हैं। जरा सा पैसा बचाने के लिए टैक्स सेविंग के लिए 3 लाख कोई ले लिया, 5 लाख इंश्योरेंस कवर ले लिया, 10 लाख ले लिया। फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ये आपको हेल्प करेगा ही नहीं, बिकॉज आप कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आप देखो बिलिंग 10 लाख 20 लाख तो ऐसे चला जाता है। सो जो HNI सेगमेंट में लोग हैं, जो अल्ट्रा HNI लोग हैं, तो दे आर ऑप्टिंग फॉर 50 lakhs 1 crore काइंड ऑफ कवर एंड दैट टू इंटरनेशनल कवर, नॉट इन इंडिया। इफ कल किसी को कैंसर होता है, वो कैंसर मान लो उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, कोई दूसरे कंट्री में जाना चाहिए, द बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है एंड कैंसर को ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा अपना जेब से देना पड़ रहा है। तो 1 crore आपका जेब से देने मतलब आपका हार्ड अर्न मनी जो सेव किए थे, राइट, दैट इज गेटिंग डिस्टर्ब। तो इससे अच्छा आप 1 crore का इंश्योरेंस कवर ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लीजिए। दूसरा वरी क्या रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी के थ्रू ग्रुप इंश्योरेंस है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, वो ग्रुप इंश्योरेंस एक लिमिट होता है। कोई कंपनी 3 लाख देता है, कोई कंपनी 5 लाख देता है, कोई कंपनी 10 लाख देता है। सो आपको उससे ऊपर अगर खर्चा हुआ आपको देना पड़ता है। तो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए जो इंश्योरेंस आपके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कौन सा बीमारी नहीं है कवर्ड है, एंड अगर कवर्ड है तो कितना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा और कितना परसेंटेज कंपनी दे रहा है। सो बहुत सारे कंपनी का प्लान्स अलग अलग हो सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द कंपनी है तो आप इंश्योर। सो मेरा कहना यह है कि आपको सिर्फ कंपनी का कितना कवर है हेल्थ इंश्योरेंस में वो आपको जानना जरूरी है। अगर 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, मेरे हिसाब से आपको और एक साइड में आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जिसमें आपका सारे फैमिली मेंबर कवर्ड हो, पेरेंट्स कवर्ड हो, राइट। तो किसी को भी कुछ भी होता है तो आप 10 लाख का लीजिए या 20 लाख लीजिए या 50 लाख लीजिए, डिपेंड करता है कौन सा शहर में आप रह रहे हो। अगर बॉम्बे से शहर या फिर पुणे एनी मेट्रो सिटी में आप रहते हो तो खर्चा ज्यादा रहता है। तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। और अगर आपको फॉरेन जाना है या ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसा बीमारी है जो ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा अपर साइड आप लीजिए, दैट इज ऑलवेज बेटर फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस, सो दैट आपको सेविंग से डिस्टर्ब करना जरूरत नहीं है। Tax planning is also important in our financial planning process. So if you invest, you start investing with the tax benefits. So then the returns on your investment will be far better than the normal investments. So a person who is new and just starting their career, so they should plan according to tax benefits, right? So somebody, let's suppose looking for ATC. So what he or she can do? उनको पहले ATC में टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स आता है, टैक्स सेवर फंड्स, जो 1.5 लाख तक वो लोग कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो अगर वो टैक्स फ्री इनकम आए, दैट इज ऑल्सो मोर बेटर देन दिस ओनली प्लेन वैनिला इन्वेस्टमेंट्स इनटू टैक्स सेविंग्स। हाउ यू कैन डू इज देयर आर लॉट ऑफ यूलिप इन्वेस्टमेंट्स। इन यूलिप इफ यू आर इन्वेस्टिंग देन you are getting tax free income as well along with the tax benefits. So similarly there are a lot of investments giving you tax benefits in different sections. Thank you.
Now we should talk about investment planning. How this is to be done, right? So to be very frank, ये बहुत ही subjective है and person to person differ करेगा. अगर कोई person 30 उम्र का है and he is having a lot of appetite to take higher risk, so probably उसके risk appetite के हिसाब से हम लोग planning करना चाहिए कौन सा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन है उसको. अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को 20% प्लस चाहिए या 30% प्लस चाहिए तो उसी हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. कहाँ पर डालना है, इक्विटी में डालना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, पीएमएस में डालना है, स्मॉल कैश में डालना है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, राइट. तो वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर. अगर वही चीज आप 50 साल का एक इन्वेस्टर से बात करेंगे तो उनका शायद ड्यूरेशन भी शॉर्ट रहेगा एंड देन एक्सपेक्टेशन भी मीडियम रहेगा, आई मीन मॉडरेट रहेगा. So he may be happy with 10 to 12% returns or 12 to 15% returns. So then there is no need of taking high risk instruments to give you that kind of returns. So this is very very subjective and this is very very one to one approach. तो हम यही सजेस्ट करेंगे जब भी आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है तो प्लीज टॉक टू ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और दोज हु आर सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स. ऐसा नहीं कि बल्कि किसी से बात करना है तो आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करो जो सर्टिफाइड है थ्रू सेबी and registered as an investment advisor. Now the last but not the least is retirement planning. So everybody must do retirement planning. So a person who is starting his career at 30 or 25 or 24, so they have a longest duration to accumulate that retirement fund. So earlier क्या होता था, कोई गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करता था तो उनको रिटायरमेंट मिलता था, रिटायरमेंट फंड्स मिलता था बिकॉज वो साले से कुछ पैसा डिडक्ट होता था. They used to be, kept in a government PPF and PF and all. So that got accumulated over a period of 30 years, and then they get retirement funds. So nowadays, most of the people they are actually working in a private setup, right? Private bank or private companies. तो उसमें क्या होगा? If you are not saving for your own future retirement, then there is a big problem actually. तो आपको क्या करना चाहिए? स्मॉल अमाउंट भले से, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 पर मंथ बचत करता है तो उसका कर्पस आफ्टर 30 इयर्स कितना होता है, राइट? आफ्टर 20 इयर्स कितना होता है? अगर 20 साल का भी हॉराइजन है, आप अगर अच्छे से प्लानिंग करते हो तो 10 साल 12% के हिसाब से रफली अबाउट 1.25 करोड़ का आसपास आता है. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना बड़ा अमाउंट चाहिए या मंथली कितना अमाउंट चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट. और रिटायरमेंट में कोई एज नहीं होता. प्राइवेट कंपनी में कोई 50 साल के बाद सोच रहा है कि भाई 50 साल के बाद मैं काम नहीं करना चाहता हूँ बट मेरे को वो इनकम आना चाहिए तो उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे. कोई बोलता नहीं 60 साल तक टाइम है, 60 इयर्स के बाद आपको मेरे को इतना पैसा आना चाहिए तो उसी हिसाब से एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस यू आर सिलेक्टिंग एंड हाउ मच मनी यू वांट पर मंथ, उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए. ट्रेडिशनल प्लान तो वही है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम्स है, राइट. बट हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, उनसे अच्छा रिटर्न आपको कहाँ पे मिलेगा? एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको दे सकता है विथ SIP काइंड ऑफ कंसेप्ट. आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर सकते हो. तो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया, आफ्टर 20 इयर्स और 30 इयर्स आप वो कॉर्पस उठा के कोई भी पेंशन फंड कंपनी जो ऑफर करते हैं उनको दे दीजिए और उनको पेंशन लाना चालू कर दीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग पार्ट. बट फॉर मोर डिटेल्ड डिस्कशंस वी वुड लव टू continue this program for a couple of months or maybe ongoing basis, and we would love to come up with a lot of detailed discussions of different topics. So stay tuned and please like, share and subscribe. Thank you so much.